अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अरे ये क्या! मशीन गन लेकर मुड़ते हुए कर्नल स्मिथ ने चौंक कर कहा। और फिर उससे पहले कि कर्नल स्मिथ और इसके साथी संभलते, मेजर प्रमोद किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ कर्नल स्मिथ और इसके पीछे खड़े कैप्टन एंथोनी से टकराया। और वो दोनों चीखते हुए पीछे गिरे ही थे कि मेजर प्रमोद ने यकलख्त कलाबाजी खाई और इसकी दोनों टांगें दीवार के साथ खड़े इन दोनों आदमियों के सीनों पर पड़ी। और वो दोनों चीखते हुए नीचे गिरे ही थे कि मेजर प्रमोद ने एक बार फिर कलाबाजी खाकर इस तरफ जाने की कोशिश की जहां कर्नल स्मिथ के हाथ में से निकलकर गन गिरी थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेजर प्रमोद उड़ता हुआ सीधा दीवार से जा टकराया। कर्नल स्मिथ ने वाकई हैरत अंगेज फुर्ती से दोनों टांगों की मदद से इसे किसी गेंद की तरह उछाल दिया था। लेकिन फिर इससे पहले कि वो उठता, मेजर प्रमोद दीवार से टकराकर किसी खुलते हुए स्प्रिंग की तरह उठकर खड़ा होते हुए कैप्टन एंथोनी से टकराया। और कैप्टन एंथोनी चीखता हुआ उठते हुए कर्नल स्मिथ से जा टकराया, जबकि सीने पर जोरदार ज़रबे खाकर नीचे गिरने वाले दोनों आदमी इस दौरान उठकर खड़े होने में कामयाब हो गए थे। इनमें से एक ने मेजर प्रमोद पर छलांग लगाई, लेकिन मेजर प्रमोद तेज़ी से न सिर्फ साइड पर हटा बल्कि इसने इस आदमी को मखसूस अंदाज की ज़रब लगाकर हवा में उछालकर एक तरफ साइड पर ढकेल दिया था। इसके साथ ही मेजर प्रमोद ने बिजली की सी तेज़ी से छलांग लगाई और दूसरे लम्हे जब वो सीधा हुआ तो मशीन गन इसके हाथ में थी। इस बार दूसरे आदमी ने इस पर हमला किया, लेकिन मेजर प्रमोद ने हवा में उछलकर न सिर्फ घुटने की ज़रब इसे लगाई बल्कि दूसरी टांग की ज़रब से इसने इसे अपने से ऊपर हमला करने वाले कैप्टन एंथोनी को भी उछाल दिया था। इसके साथ ही मशीन गन की तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा। गोलियों का पहला निशाना कर्नल स्मिथ बना था, जिसने इंतहाई हैरत अंगेज अंदाज में उछलकर मेजर प्रमोद के हाथ से मशीन गन छीनने की कोशिश की थी। लेकिन मेजर प्रमोद ने ट्रैगर दबा दिया था। इस तरह कर्नल स्मिथ चीखता हुआ उछलकर साइड के बल जा गिरा। अगर मेजर प्रमोद को एक लम्हे की भी देर हो जाती तो मशीन गन इसके हाथ से निकल सकती थी। कर्नल स्मिथ के हलाक होते ही मेजर प्रमोद ने ट्रैगर दबाए दबाए मशीन गन को तेज़ी से घुमाया और इस तरह कैप्टन एंथोनी और दोनों आदमी भी गोलियों की जद में आकर चीखते हुए नीचे गिरे। जबकि मेजर प्रमोद ने यकलख्त उछल कर छलांग लगाई और सीधा दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। इसने एक नज़र कर्नल स्मिथ, कैप्टन एंथोनी और इन दोनों आदमियों पर डाली जो बरस खाकर फर्श पर पड़े तड़प रहे थे। दूसरे लम्हे इसने दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी और इसके साथ ही इसकी मशीन गन एक बार फिर टरटराने लगी और बाहर दीपों के करीब मौजूद चार मुसल्लह अफराद चीखते हुए उछलकर नीचे जा गिरे। तो मेजर प्रमोद वापस मुड़ा और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। अभी वो करीब ना पहुंचा था कि इस कमरे से मशीन गनों से मुसल्लह दो आदमी बाहर आए और इसके साथ ही तड़तड़ाहट की आवाज़ों से माहौल गूंज उठा और वो दोनों भी चीखते हुए ज़मीन पर गिरे और साकत हो गए। मेजर प्रमोद उछलकर इस कमरे के दरवाजे में दाखिल हुआ और तेज़ी से घूम गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि इस कमरे में कोई आदमी ना था, सिर्फ मशीनें थीं। मेजर प्रमोद दौड़ता हुआ पहले वो इमारत की साइड में और फिर इसके हुकूब की तरफ गया, लेकिन हुकूब भी खाली था। वो दौड़ता हुआ इमारत के अंदरूनी तरफ से फिर फ्रंट की तरफ आया तो इसने एक ज़ख्मी आदमी को रेंग कर इस कमरे से बाहर आते देखा, जिस कमरे में इसके साथी पड़े हुए थे। ये कर्नल स्मिथ था। इसका आधा धड़ कमरे के अंदर और आधा कमरे से बाहर था। मेजर प्रमोद ने इसकी खोपड़ी का निशाना लेकर फायर खोल दिया और पलक झपकने में कर्नल स्मिथ की खोपड़ी सैकड़ों टुकड़ों में बिखर चुकी थी। अब एक कमरा रह गया था जिसका दरवाज़ा बंद था। मेजर प्रमोद इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पहले इस दरवाजे को बाहर से बंद देखकर इसे इसलिए छोड़ दिया गया था कि अगर बाहर कोई जिंदा आदमी रह जाता तो वो अंदर दाखिल कमरे में पहुंच सकता था, लेकिन अब चूंकि बाहर कोई जिंदा आदमी मौजूद न था इसलिए वो इस कमरे की तरफ बढ़ा। इसने इसका दरवाज़ा खोला और उछल कर अंदर दाखिल हुआ और इसके साथ ही वो घूम गया था। मेजर प्रमोद ने एक नज़र कमरे पर डाली और एक बार फिर तेज़ी से बाहर आ गया। इसने एक राउंड मजीद इस इमारत का लगाया और जब इसे इत्मीनान हो गया कि अब वहाँ ब्लू आर्मी का कोई आदमी ज़िंदा नहीं है तो वो इस मशीन रूम की तरफ बढ़ गया। इसने पहले एक नज़र में ही इस कमरे का जायज़ा लेते हुए एक रैक देख लिया था, जिसमें शराब की बोतलों के साथ साथ पानी की बोतलें भी रखी थीं। इसने पानी की वो एक बोतल उठाई और दौड़ता हुआ पहले कमरे में आ गया, जहाँ इसके साथी बेहोश पड़े हुए थे। दरवाजे में ही कर्नल स्मिथ की लाश पड़ी हुई थी। वो इसे फलांगता हुआ अंदर दाखिल हुआ। कैप्टन एंथोनी और दूसरे दोनों आदमी हलाक हो चुके थे। कर्नल स्मिथ को बहरहाल इतनी मोहलत मिल गई थी कि वो बाहर निकलना चाहता था और शायद बाहर आकर वो असलहा हासिल करना चाहता था, क्योंकि असलहा इसके पास ना था और ना ही कैप्टन एंथोनी की जेबों में असलहा था, वरना शायद इसके साथी जिंदा ना रहते। इसने कैप्टन तौफीक को सीधा किया और बोतल का ढक्कन खोला और फिर कैप्टन तौफीक का मुंह खोलकर इसने इसके हलक में पानी उंडेलना शुरू कर दिया।
इसे मालूम था कि चूंकि गैस को फायर हुए काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए लामहला अब गैस का असर ख़त्म हो चुका होगा और पानी की वजह से न सिर्फ गैस का बाकी मादा असर ख़त्म हो जाएगा बल्कि मैदे में मौजूद एसवीएस भी मज़ीद ताकतवर हो जाएगी। इस तरह कैप्टन तौफीक को होश आ जाएगा और फिर वैसे ही हुआ। चंद लम्हों बाद कैप्टन तौफीक ने आंखें खोल दी। उठो कैप्टन तौफीक, हम दुश्मनों के अड्डे पर हैं, उठो फ़ौरन, जल्दी करो। मेजर प्रमोद ने सीधा होते हुए कहा तो कैप्टन तौफीक बेखतरा तड़प कर खड़ा हुआ। क्या हुआ था? कैप्टन तौफीक ने माहौल देखकर हैरत भरे लहजे में कहा, ये पानी ये तमाम साथियों के हलक में डालो, मैं बाहर जा रहा हूँ, तफसीली बात बाद में होगी। मेजर प्रमोद ने पानी की बोतल इसके हाथ में देते हुए कहा और इसके साथ ही वो तेज़ी से मुड़कर इस कमरे से निकला और इस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें मशीनरी मौजूद थी। वो इस मशीनरी का जायज़ा लेना चाहता था। कमरे में दाखिल होकर जब इसने गौर से मशीनरी को चेक किया तो ये देखकर वो हैरान रह गया कि इस मेन चेक पोस्ट को बाकायदा एक जंगी सेंटर की शक्ल दी गई थी। यहाँ ना सिर्फ सुपर मिज़ाइल बल्कि गैस मिज़ाइल और आग लगाने वाले मिज़ाइल फायर करने के इंतजाम थे और ये सब बाकायदा कंप्यूटर कंट्रोल थे और ये तमाम मशीनरी इंतहाई ताकतवर बैटरी से मुसलसल चल रही थी। मेजर प्रमोद ने इस मेज़ की दराज खोली जिस पर कंट्रोलिंग मशीन मौजूद थी। वहाँ एक फ़ाइल मौजूद थी। इसने फ़ाइल निकाल कर इसे खोला और फिर कुर्सी पर बैठ कर इसे पढ़ना शुरू कर दिया। फ़ाइल में ब्लू आर्मी की मेन चेक पोस्ट के साथ साथ बाकी चेक पोस्टों की तफसील भी मौजूद थी। सहरा में वैसे तो 22 चेक पोस्टें थी, लेकिन ब्लू आर्मी ने सिर्फ 10 चेक पोस्टों को ऑपरेशन पोस्टें दी थी लेकिन ब्लू आर्मी ने सिर्फ 10 चेक पोस्टों का ऑपरेशन किया था और इन 10 चेक पोस्टों के बारे में फ़ाइल में पूरी तफसील मौजूद थी कि वो कहाँ कहाँ हैं और वहाँ कितने आदमी मौजूद हैं और वहाँ किस किस्म का असलहा मौजूद है। मेजर प्रमोद ने फ़ाइल बंद कर दी। अब वो तमाम सूरत हाल को समझ गया था और इसके एक जहन में एक लाया अमल भी आ गया था। इसलिए इसने फ़ाइल बंद करके कैप्टन तौफीक को कॉल किया तो चंद लम्हों बाद कैप्टन तौफीक अंदर दाखिल हुआ। क्या सब होश में आ गए हैं? मेजर प्रमोद ने कैप्टन तौफीक से पूछा। यस बॉस, कैप्टन तौफीक ने जवाब दिया। कैप्टन तारिक को भेजो मेरे पास, जल्दी। तुम सब बाहर की निगरानी करो, मेजर प्रमोद ने कहा तो कैप्टन तौफीक सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कैप्टन तारिक अंदर दाखिल हुआ। कैप्टन तारिक, तुम मशीनरी के माहिर हो, ये फ़ाइल देखो, मेजर प्रमोद ने कैप्टन तारिक की तरफ फ़ाइल बढ़ाते हुए कहा। तो कैप्टन तारिक फ़ाइल लेकर साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और फिर इसने फ़ाइल पढ़ना शुरू कर दी। इस फाइल के मुताबिक 10 चेक पोस्टें हर किस्म के असलहा से लेस हैं और ये शायद मेन चेक पोस्ट है। कैप्टन तारिक ने फाइल पढ़कर इसे बंद करते हुए कहा, यहाँ से इन 10 चेक पोस्टों को तबाह किया जा सकता है? मेजर प्रमोद ने कहा, हाँ, ये काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ जो कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल मशीनरी है, इस फाइल में इन 10 चेक पोस्टों के मखसूस कंप्यूटर कोड मौजूद हैं। कैप्टन तारिक ने कहा, तो तुम ये ऑपरेशन मुकम्मल करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। मेजर प्रमोद ने कहा और उठकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक के साथी मौजूद थे। मेजर प्रमोद ने मखसूस तौर पर इन्हें सारे ऑपरेशन के बारे में बता दिया तो वो सब तहसीन आमेज नज़रों से मेजर प्रमोद को देखने लगे जिसने खाली हाथ ये खौफनाक ऑपरेशन मुकम्मल किया था। बॉस, रास्ता कहाँ से होगा? इस बड़े कमरे से, आओ मेरे साथ, तुम्हारे साथी निगरानी करेंगे, मेजर प्रमोद ने कहा और तेज़ी से इस बड़े कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कैप्टन तौफीक इसके पीछे था और फिर थोड़ी सी तकदो के बाद वो खुफिया रास्ता तलाश करने में कामयाब हो गए। रास्ता किसी सुरंग की तरह अंदर की तरफ जा रहा था। वो दोनों बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़े लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही वो बेख्तियार ठिठक कर रुक गए क्योंकि आगे रास्ता दीवार से बंद था और दीवार भी रेड ब्लॉक्स की थी। ये तो रेड ब्लॉक्स की दीवार है मेजर साहब, ये तो किसी बम से भी नहीं टूटेगी। ओके, भाग कर जाओ और कैप्टन तारिक को रोको कि जब तक मैं ना कहूँ वो मिसाइल फायर ना करे। जाओ जल्दी, फ़ौरन, मेजर प्रमोद ने यकलक चीख कर कैप्टन तौफीक से कहा तो कैप्टन तौफीक तेज़ी से मुड़ा और दौड़ता हुआ वापस चला गया। अब मुझे यहाँ मौजूद सारा असलहा इकट्ठा करके बैक वक्त फायर करना होगा, तब शायद ये दीवार टूट जाए, मेजर प्रमोद ने खुद कलामी से अंदाज में कहा और इसके साथ ही वो मुड़ा और फिर अभी वो कमरे में पहुँचा ही था कि दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। दूसरे लम्हे कैप्टन तौफीक दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ? मेजर प्रमोद ने कहा। कैप्टन तारिक तो यहाँ मौजूद तमाम मिसाइल इन 10 चेक पोस्टों पर फायर कर चुका है और ये तमाम चेक पोस्टें तबाह कर दी गई हैं, कैप्टन तौफीक ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब कुछ और सोचना होगा, मेजर प्रमोद ने कहा और आगे बढ़ गया। कैप्टन तौफीक इनके पीछे था। थोड़ी देर बाद मेजर प्रमोद मशीन रूम में पहुँच गया जहाँ कैप्टन तारिक मौजूद था। सर, आपने खुद ही हुक्म दिया था कि इन 10 चेक पोस्टों को तबाह कर दिया जाए, कैप्टन तारिक ने परेशान होते हुए कहा।
ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कम से कम अब सहरा की इन चेक पोस्टों से तो कोई खतरा नहीं रहा। मेजर प्रमोद ने कहा और एक कुर्सी पर बैठ गया। इसके बैठते ही कैप्टन तारिक और कैप्टन तौफीक भी कुर्सियों पर बैठ गए। आपने क्यों फायर कर रुकवाया था? हमने लेबॉर्ट्री को जाने वाले रास्ता तो खोल दिया है, लेकिन इस रास्ते को रेड ब्लॉक से बंद कर दिया गया है और रेड ब्लॉक्स पर एटम बम भी असर नहीं करता। इसलिए मेरा ख्याल था कि अगर तमाम मिसाइल यहाँ मौजूद आम बारूदी असलहा वहाँ इकट्ठा करके इसे बेवक्त फायर किया जाए तो शायद दीवार टूट जाए। इसलिए मैंने कैप्टन तौफीक को भेजा था। तो अब दीवार कैसे टूटेगी बॉस? अब कुछ और सोचना होगा, मेजर प्रमोद ने जवाब देते हुए कहा। बॉस, रेड ब्लॉक्स की दीवार तो इंतहाई आसानी से टूट सकती है। अचानक कैप्टन तारिक ने कहा तो कैप्टन तौफीक बेख्तियार चौंक पड़ा। कैसे? रेड ब्लॉक्स पर एक्रेमिया के एक साइंसदान डॉक्टर विल्सन ने बड़ी ही तवील तहकीक की है। इस डॉक्टर विल्सन से मेरी एक बार मुलाकात हुई थी। मैंने जब इससे इस बारे में बातचीत की तो डॉक्टर विल्सन ने मुझे बताया कि रेड ब्लॉक्स वाकई ऐसे होते हैं कि इन पर इंतहाई ताकतवर से ताकतवर लेज़र बम, हत्ता कि एटम बम और हाइड्रोजन बम भी असर नहीं करते। लेकिन इन्होंने इस पर भी तवील से रिसर्च की है और इसके मुताबिक वो इसे किसी हद तक तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं और वो इस सिलसिले में अभी मजीद तजर्बात कर रहे हैं। कैप्टन तारिक ने कहा। असल बात तो तुम फिर भी गोल कर गए कि ये किस तरह टूट सकती है। बहुत जब लेबॉर्ट्री का ये रास्ता खोला जाएगा तो वो लोग इस दीवार को कैसे खोलेंगे? क्या इसे तोड़ देंगे? कैप्टन तारिक ने कहा तो मेजर प्रमोद देखते और उछल पड़ा। सब जानते हैं कि रेड ब्लॉक्स इस अंदाज में बनाए जाते हैं कि इन्हें एक तरफ से आसानी से तोड़ा जा सकता है, आम ब्लॉक्स की तरह, जबकि दूसरी तरफ से ऐसा नहीं हो सकता, मेजर प्रमोद ने कहा। इसी नुक्ते पर डॉक्टर विल्सन ने काम किया है बॉस। इसकी तहकीकात के मुताबिक हार्ड सतह इसलिए हार्ड होती है कि वहाँ इसमें सिलिकॉन को मुख्तलिफ केमिकल्स मिलाकर इस हद तक एक दूसरे के साथ प्योसत कर दिया जाता है कि इसके दरमियान एटम का ज़र्रा तक दाखिल नहीं हो सकता। जबकि जैसे जैसे ये सतह आगे बढ़ती जाती है ये पेवस्तगी कम होती जाती है, इसलिए दूसरी तरफ से इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसने ये रिसर्च की कि अगर किसी तरह हार्ड सतह पर इन केमिकल्स के एंटी लगा दिए जाएँ तो उल्टा साइकिल चलना शुरू हो जाता है और सिलिकॉन और मिट्टी के ज़रात में इंतहाई पेवस्तगी ख़त्म होना शुरू हो जाती है और फिर जैसे ही इसमें हवा को दाखिल होने का मौका मिलता है ये रेड ब्लॉक्स रेत का ढेर बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो केमिकल्स क्या हैं और इन्हें कहाँ से लाया जा सकता है? बॉस, ये बात मैंने डॉक्टर विल्सन से की थी और डॉक्टर विल्सन ने जवाब दिया था कि अगर इन ब्लॉक्स पर खून लगा दिया जाए तो इससे भी उल्टा साइकिल चलना शुरू हो जाता है। कैप्टन तारिक ने कहा तो मेजर प्रमोद देखते चौंक पड़ा। किसका खून, इंसान का या किसी जानवर का? डॉक्टर विल्सन ने कहा था कि खून चाहे इंसान का हो या जानवर का, दोनों ही काम कर सकते हैं क्योंकि रेड सेल्स दोनों में होते हैं। खून के रेड सेल्स केमिकल्स का उल्टा साइकिल चलाते हैं। कैप्टन तारिक ने जवाब दिया। ओह, इसे तो आजमाया जा सकता है, लेकिन खून की कितनी मिकदार की ज़रूरत होगी? इसने खून लगाने का कहा था, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई जानवर भी नहीं है जिसका खून लगाया जाए। यहाँ अरबों मुसलमानों की ज़िंदगियाँ बचाना मकसूद है, लिहाजा मैं अपने जिस्म का सारा खून इस पर लगाने के लिए तैयार हूँ। मेजर प्रमोद ने उठते हुए कहा। मेजर साहब, आपकी बजाय हम खून देंगे। एक दो बोतल खून देने से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, यहाँ ऐसा सामान नहीं है कि हम पहले खून निकाल कर इसे किसी जार में महफूज करें और फिर रेड ब्लॉक्स पर लगाएं। खून तो बाहर निकलते ही जम जाएगा, इसलिए कुछ और सोचना पड़ेगा, मेजर प्रमोद ने कहा। यहाँ सहरा में लोमड़ियाँ तो मौजूद होंगी बॉस, कैप्टन तौफीक ने कहा। नहीं, ये इनका सीज़न नहीं है। इस सीज़न में वो रेत के अंदर छुपी होती हैं, मेजर प्रमोद ने जवाब देते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, अचानक साइड पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और वो तीनों इस तरह उछले जैसे इनके पैरों तले बम फट पड़ा हो। मेजर प्रमोद ने हाथ उठा लिया और रिसीवर उठाकर बोला। यस, मेजर प्रमोद ने अमृत तौर पर कर्नल स्मिथ की आवाज़ में कहा। नेशनल एयरबेस से कमांडर रिचर्ड बोल रहा हूँ। सहरा में खौफनाक धमाके मार किए गए हैं और यहाँ मौजूद हालात ने सहरा में मिसाइल फायरिंग भी मार की है। क्या हो रहा है वहाँ? आपको मालूम है कि मैं कौन हूँ और मेरा ताल्लुक किससे है? मेजर प्रमोद ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। हाँ, आप कर्नल स्मिथ हैं और आपका ताल्लुक इसराइल की ब्लू आर्मी से है, दूसरी तरफ से कहा गया। इसके बावजूद आप मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हैं, मेजर प्रमोद ने घुराते हुए लहजे में कहा। ओह, अगर आपको नागवार गुजरा है तो आई एम सॉरी, मेरा लहजा ही ऐसा है, दूसरी तरफ से फ़ौरन ही इमारत करते हुए कहा। ओह अच्छा, फिर आई एम सॉरी। वैसे आप बेफिक्र रहें, एशियाई एजेंटों ने यहाँ रेड किया था, हमें मिसाइलों के ज़रिए इनका खात्मा कर दिया है, मेजर प्रमोद ने इस बार इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो मेजर प्रमोद ने रिसीवर रख दिया। इसी लम्हे कैप्टन तारिक का एक साथी दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ है?
बॉस, 2 आदमियों को मार किया गया है, वो हमारी चेक पोस्ट की तरफ आ रहे हैं। किस पर? पैदल हैं बॉस, वो टीलों की ऊँट लेकर आ रहे हैं और रुकबी तरफ हैं। ओह, तो ये बात है। वो यकीनन किसी चेक पोस्ट की तबाही से बच निकले होंगे, इसलिए वो चक्कर काट कर रुकबी तरफ से आ रहे हैं। आओ मेरे साथ, विजय प्रमोद ने कहा, और फिर वो सब इस कमरे की तरफ से बाहर आ गए। इधर बॉस, आने वाले ने कहा, और फिर वो इन्हें लेकर इमारत की रुकबी तरफ से एक रेत के टीले की ओट में आ गया। यहाँ मुख्तलिफ टीलों के पीछे कैप्टन तारिक के साथी छुपे हुए थे, और फिर एक साथी ने दूरबीन मेजर प्रमोद की तरफ बढ़ा दी और साथ ही एक सिमत में इशारा किया। तो मेजर प्रमोद ने दूरबीन आंखों से लगाकर इस तरफ की चेकिंग शुरू कर दी, और थोड़ी देर बाद वाकई इसने 2 आदमियों की नकलो हरकत मार कर ली। वो बड़े माहिराना अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। कैप्टन तारिक, 4 आदमी लेकर चक्कर काट कर इनके हुक्म में जाओ और इन्हें गिरफ्तार करके ले आओ, विजय प्रमोद ने कहा। यस बॉस, कैप्टन तारिक ने कहा, और इसके साथ ही इसने अपने साथियों को इशारा किया। तो वो सब खामोशी से पीछे हट गए, जबकि अब इस टीले के पीछे मेजर प्रमोद, कैप्टन तौफीक और 2 आदमी रह गए थे। मेजर प्रमोद बाकायदा इनकी नकलो हरकत चेक कर रहा था। इनके दोनों कांधों पर मिसाइल गनें लटकी हुई थी। ये कहीं मिसाइल फायर ना कर दें। कैप्टन तारिक ने अपनी दूरबीन, जो इसने एक साथी से ली थी, आंखों से हटाते हुए कहा, ये खासे तरबियत याफ्ता लोग हैं। ये इस वक्त तक मिसाइल फायर नहीं करेंगे जब तक इन्हें यकीन ना हो जाए कि हम इन मिसाइलों की जद में आ सकते हैं, मेजर प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तौफीक ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों अफराद खासा करीब आ गए तो मेजर प्रमोद के चेहरे पर तशवीश के असरात उभरने लगे। लेकिन फिर अचानक इसने इन दोनों को चलकर रेत पर गिरते और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित होते देखा, तो वह बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया। फिर कैप्टन तारिक और इसके साथी सामने आए, और थोड़ी देर बाद वो इन दोनों को उठाकर बी तरफ से चेक पोस्ट पर ले आए। मैंने इन दोनों पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी है, क्योंकि ये लोग बेहद मोहतात और चौकन्ना दिखाई दे रहे थे। हाँ, इन दोनों को उठाकर इस बड़े कमरे के नीचे सुरंग में ले चलो, जहाँ वो रेड ब्लॉक्स की दीवार है, विजय प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक दोनों चल पड़े। ओ बॉस, आप इनके खून से रेड ब्लॉक्स ख़त्म करना चाहते हैं? हाँ, और कैप्टन तारिक, तुम अपने साथियों समेत मुख्तलिफ इतराफ़ की निगरानी करोगे। जिस तरह ये 2 आदमी यहाँ आ गए हैं, शायद और भी आ जाएं, मेजर प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तारिक ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद मेजर प्रमोद और कैप्टन तौफीक इस रेड ब्लॉक्स की दीवार के सामने मौजूद थे। कैप्टन तारिक के आदमियों ने दोनों आदमियों को इस दीवार के साथ लिटा दिया था और फिर बाहर चले गए थे। नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ है, मेजर प्रमोद ने चलना में इन दोनों बेहोश आदमियों को देखने के बाद एक तवील सांस लेते हुए कहा। बॉस, कैप्टन तौफीक ने कहना चाहा। नहीं कैप्टन तौफीक, ये दोनों बेहोश हैं और बेबस हैं, और इन्हें इस हालत में हिला करके इनके खून का इस्तेमाल इंसानियत से بعید है। मुझे कुछ और सोचना होगा। कैप्टन तारिक से कहो कि जो मिसाइल गनें ये लेकर आ रहे हैं वो ले आओ, और दोनों को भी उठाकर बाहर ले जाए। इनके हाथ पैर बांध दो, फिर जब इन्हें होश आए तो फिर देखा जाएगा, विजय प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तौफीक सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। विजय प्रमोद अब मुसलसल इस रेड ब्लॉक्स की दीवार को देख रहा था कि अचानक वो बेख्तियार चौंक पड़ा, और तेज़ी से दीवार की शुमाली साइड पर करीब जाकर दीवार को जहाँ वो ख़त्म हो रही थी गौर से देखता रहा। चंद लम्हों बाद इसने एक तवील सांस लिया। इसने चेक कर लिया था कि दीवार का ये शुमाली हिस्सा जहाँ रेत के अंदर ख़त्म हो रहा था, वहाँ हल्की सी रोशनी की लकीर मौजूद थी। इसका मतलब था कि दीवार यहाँ ख़त्म हो जाती थी और दूसरी तरफ कोई खला या सुरंग है, इसलिए रोशनी नज़र आ रही थी। इसका साफ मतलब था कि दीवार या तो पूरी बनाई नहीं गई थी, या अगर ये किसी मैकेनिज़्म से हरकत करती है तो ये पूरी तरह फिट नहीं हुई। इसी लम्हे कैप्टन तौफीक ने मिसाइल गन मेजर प्रमोद के हाथ में दे दी, और इसके पीछे आने वाले ने ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए दोनों आदमियों को उठा लिया और वापस मुड़ गया। इनके बाहर जाने के बाद मेजर प्रमोद ने आगे बढ़कर मिसाइल गन की नाल का सिरा इस जगह रख दिया जहां इसे रोशनी की लकीर नज़र आई थी, और फिर दोनों बाजुओं को मजबूत करके इसने ट्रिगर दबा दिया। इसके हाथों को ज़ोरदार झटका लगा, लेकिन इसके साथ ही एक धमाका हुआ, और दूसरे लम्हे इस पूरी जगह में रेत और मिट्टी के बादल से फैलते चले गए। मेजर प्रमोद तेज़ी से पीछे हटा, और इसके साथ ही कैप्टन तौफीक भी तेज़ी से पीछे हटता चला गया, क्योंकि रेत का बादल सा इस पूरे एरिया में फैलता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब रेत बैठ गई तो मेजर प्रमोद का चेहरा ये देखकर बेख्तियार खेल उठा कि दीवार के खात्मे के बाद रेत और दीवार के दरमियान इतना खला जाहिर हो गया था जिससे एक आदमी टेढ़ा होकर अंदर जा सकता था। वेरी गुड, जाओ साथियों को बुलाओ और असलहा भी ले आओ। मैंने लेबॉर्ट्री का रास्ता खोल लिया है, जल्दी करो, मेजर प्रमोद ने चीख कर कहा। तो कैप्टन तौफीक मुड़कर दौड़ता हुआ बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद कैप्टन तौफीक, कैप्टन तारिक और इसके साथी भी दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। इनके हाथों में मशीन गनें थीं। आओ, अब इस लेबॉर्ट्री को तबाह कर दें। आओ, एक मशीन पिस्तल मुझे दे दो,
मेजर प्रमोद ने कहा और फिर मशीन पिस्टल लेकर वो सुराग से टेढ़ा होकर दूसरी तरफ चला गया। ये भी सुरंग ही थी जो नीचे जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक एक करके इसके सारे साथी इस सुराग से निकलकर इसके हुक्म में पहुंच गए। वो सब बड़े चौकन्ना अंदाज में सीधे चले जा रहे थे कि अचानक इनके कानों में दूर से मशीनरी चलने की मखसूस आवाज़ें पड़ी। तो इन सब के चेहरे खिल उठे, क्योंकि इसका मतलब था कि वो वाकई लिबर्टी में दाखिल हो चुके हैं। इस लिबर्टी में जिसे इसराइल ने नाकाबिले तस्खीर बना दिया था, अब इसकी तबाही चंद लम्हों की बात रह गई थी। फिर जैसे ही सुरंग ने मोड़ काटा, इन्हें सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा नजर आया, जिसके बाहर सुर्ख रंग का एक बल्ब जल रहा था। उड़ा दो इस दरवाजे को, मेजर प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तौफीक ने तेज़ी से जेब में हाथ डालकर बाहर निकाला तो इसके हाथ में एक छोटा सा लेकिन खासा ताकतवर बम था। इसने इसकी पिन हटाई और हाथ घुमाकर इसे जोर से दरवाजे पर दे मारा। दूसरे लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ और इसके साथ ही दरवाजे के परखचे उड़ गए। लेकिन इसके साथ ही सफ़ेद रंग के धुएं का बादल सा वहाँ फैल गया और इसके साथ ही मेजर प्रमोद को यूँ महसूस हुआ जैसे ये धुआं इसके जहन के गिर्द फैलता चला जा रहा है। इसने सर झटक कर अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। धुएं ने इसके जहन को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया और फिर इसके हवास भी इस धुएं में गायब हो गए। वो शायद आखिरी लम्हात में मार खा गए थे।